आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं मेरे दोस्त। और यही आखिरी समय बचा है, इस समय को खोना नहीं। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, तो आज की इस वीडियो में आप सबसे पहले ये तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे किताब का यहाँ पे थ्योरी है, डेरिवेशंस है, और साथ में यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, फिगर वाले जो पेपर में 100% आपको आएंगे। एक एक क्वेश्चन का बाबू सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाएंगे। और बोर्ड के एग्जाम के पेपर में गारंटी बोल रहा हूं, 101 गारंटी मतलब परसेंट कि आएगा ही आएगा। अगर जो बच्चा इसको मिस कर देगा तो समझिए कि बाबू दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एक साल पूछे जाते हैं। पहले तो आपको मैं दिखा देता हूं सारा क्वेश्चंस, पहले आराम से वो क्वेश्चंस देख लो। एक एक क्वेश्चन को पहले आराम से समझ लो। यही क्वेश्चन आएगा, गारंटी वाले क्वेश्चंस हैं, 101% गारंटी है। आराम से इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। कहने का मतलब बाबू कि पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आज की इस वीडियो से पढ़ लीजिए। 70 में 70 स्कोर करने वाली क्लास है, जो सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू, क्योंकि आज बहुत सारा वीडियोस आएंगी और अच्छे से तैयारी करते रहना है, ठीक है। दबा के शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास को अटेंड करिए। और सब लोग एक बार प्यार से जय मां सरस्वती जरूर कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बाबू कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से मतलब क्या तात्पर्य है, इसका परिभाषा पूछा है। और अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींच करके गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। यानी कि ग्राफ भी, ढलान भी इसका दिखाना है कि कैसे ढलान होगा। तो आइए सबसे पहले ओमीय का परिभाषा देख लीजिए प्रतिरोध का। ओमीय प्रतिरोध किससे कहते हैं प्यारे बच्चों? कि वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पूर्णतः पालन करती है, उसे ओमीय प्रतिरोध। देखिए कैसे याद करना है, चुटकियों में ट्रिक लगाना है। ओमीय का मतलब जब भी बात करें तो ओम का नियम इसमें पालन करेगा, और अनओमीय कहेगा अनओमीय तो उसमें ओम का नियम का पालन नहीं करेगा। इसी तरीके से आप याद रखना दिमाग में, क्या बोलेंगे कि वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पालन करता है पूरी तरह से, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे चलते हैं। अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? वे प्रतिरोध जो ताप बदलने पर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग यानी कि बदलेंगे, टेम्परेचर बदलने पर ओम के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करती, उसे अनओमीय प्रतिरोध। मैंने इसलिए बताया ना ट्रिक कि ओमीय और अनोमीय को याद रखिए। जिसमें पालन करेगा ओम के नियम का पूरी तरह से, उसे ओमीय, और जो मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करेगा प्यारे बच्चों, वो अनओमीय हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका ग्राफ देखिए कैसे इसका ढलान बनता है। यहाँ पे जो ये लंब की तरह खड़ा होता है, ये आपको धारा की दिशा बता रहा है, ठीक। और ये जो देख रहे हो बाबू, ये मूल बिंदु से इधर पैरेलल जा रहा है, इधर समांतर की तरफ, और यहां से एक जो ग्राफ उठ रहा है, ये ग्राफ तो शुरू में पहले सही गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे की तरफ ढलान इसका नीचे की तरफ होने लगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बना लोगे बाबू। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसका अच्छे से तैयारी करके जाना है। ये बताता है आपको वोल्टता, कि वोल्टता यहाँ बताता है, ये धारा की दिशा बताता है। और इसी तरीके से बीच से इसका ग्राफ खींचना है। आराम से ये ओमीय अनोमीय तैयार कर लेना। इसके बाद से गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, पेपर में पूछेगा तो आपको ये डिफिनेशन अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना कि धारा के बीच ग्राफ खींच करके अगत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले इसको समझिए, गत्यात्मक प्रतिरोध किससे कहते हैं। अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता में अल्प परिवर्तन के साथ संगत धाराओं में अल्प परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यानी अल्प परिवर्तन जब भी कहेगा बाबू, वहां पे डेल्टा का प्रयोग करते हैं। अल्प परिवर्तन में डेल्टा का यूज किया जाता है। जैसे गत्यात्मक प्रतिरोध जो होगा स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा v और बटे में डेल्टा t। यानी कि जो अनोमीय प्रतिरोध बना ना, अनोमीय प्रतिरोध के ग्राफ में जो बीच में एक दूसरे के अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, गत्यात्मक प्रतिरोध। यानी कि डेल्टा यहाँ पे पहले v और बटे में क्या आ जाता है, डेल्टा
टी आ जाता है। इसी के दोनों के अनुपात को हम लोग कह सकते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में एंट्री मारते हैं, आराम से समझते चलिएगा। लिखा है कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। नीचे जो दिया है प्यारे बच्चों, इसमें एक परिपथ, ये जो परिपथ आपको दिख रहा है पेपर में हर एक साल पूछा जाता है। और इस परिपथ की यहाँ पे क्या क्या गणना करना है। पहले नंबर परिपथ की तुल्य धारिता, यानी कि पूरा इसका धारिता निकाल देना है कि परिपथ में धारिता क्या होगा। इसके बाद 3 माइक्रोफारड तथा 2 माइक्रोफारड वाले संधारित्रों पर आवेश कितना लगेगा, इसको बताना है। सबसे पहले जो बच्चा इसका फिगर समझ जाएगा ना, न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएगा बाबू। देखो कैसे यहाँ पे सबसे पहले इस परिपथ में देखिए कि इस परिपथ में कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। तो इस परिपथ में यहाँ पे देख रहे हो कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। और यहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे जैसे आओगे तो 12 माइक्रोफारड का यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे 6 माइक्रोफारड का, और इसके अंदर जब चलोगे तो ये 3 माइक्रोफारड है, ये 6 माइक्रोफारड है, और ये कितना का है 2 माइक्रोफारड, यही ना लगे हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको पहले तुल्य धारिता निकालने के लिए सबसे पहले श्रेणी क्रम को जोड़ेंगे, जितने भी श्रेणी क्रम है, इसके बाद समांतर क्रम को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर यह तुल्य यानी कि व्हीटस्टोन सेतु, ये जो है व्हीटस्टोन सेतु है, और इसमें 12 माइक्रोफारड और 6 माइक्रोफारड किस क्रम में है प्यारे बच्चों, 12 माइक्रोफारड। पहले ये देखेंगे, इसके बाद ये। अब इसको हम लंबा करेंगे खींच के तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा ना। तो इसको पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो लिखेंगे अतः 12 माइक्रोफारड तथा यहाँ पे लिख लेंगे 6 माइक्रोफारड किस क्रम में है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का सूत्र सबको पता है। इस व्हीटस्टोन सेतु को कैसे ऐड करेंगे, पहले यानी कि पहला धारिता निकाल रहे हैं बाबू, तो यही पहला धारिता हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1/C1 यानी कि पहला धारिता। तो यहाँ पे सूत्र होता है 1 यहाँ पे कितना पहला है 12 माइक्रोफारड है, प्लस दूसरा कितना है 1/6। इस तरीके से 1/6 इसका ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो 1/C1 इक्वल टू, इसको हम लसा निकाल के करेंगे तो ये सीधे 12 होगा, और वो 12 कम 12 प्लस ये 2 हो जाएगा। 2 एक कितना होगा 3/12। इसको कटा लेंगे प्यारे बच्चों, 3/12। इसका मतलब कि यहाँ पे 1/4 आएगा, और 1/4 ये जो आएगा इस तरीके से 1/C1 इक्वल टू 1/4। यहाँ पे 1 से कैंसिल तो बचेगा C1/4, केवल C1 बराबर 4 माइक्रोफारड आ गया। ये श्रेणी क्रम में हम लोग पहली धारिता। अब इसी तरीके से क्या करेंगे बाबू, ये वाला 6 माइक्रोफारड और 3 माइक्रोफारड, इस ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से जब छोड़ा के सीधा करेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। 6 माइक्रोफारड 3 माइक्रोफारड, सेम ऐसे ही उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/C2 यानी दूसरा आप धारिता निकाल रहे हैं, तो 1/C2 बराबर 1/6 प्लस 1/3 सीधे। अब इसी तरीके से इसका एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे बाबू, आराम से समझिए, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, आराम से फिजिक्स में सभी पास हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं अच्छे से पढ़ते चलो। 1/C2 बराबर, अब इसका एलसीएम 1 + 2 प्लस यहाँ बटा में कितना आ जाएगा 6 आएगा, 2 एक 3/6 आएगा। अब 3 दूनी के 6 यानी कि 1/2 आया, और 1/C2 का मतलब 1/2 दिया तो 1 से कैंसिल, C2 बराबर कितना आ गया बाबू 2 माइक्रोफारड। अब इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, C1 और C2 समांतर क्रम में हो जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए फिगर देखिए सॉरी बाबू, यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग पहले C1 निकाला और ये जो निकाला C2, अब ये दोनों एक ऊपर इस तरीके से हो गया और इसके ठीक नीचे ये हो गया। तभी किस क्रम में आ गए, ये समांतर क्रम में। अब इसको समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं। लिखेंगे तुल्य धारिता C1 और C2 समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे C बराबर C1 + C2 कुल धारिता निकालना है प्यारे बच्चों। तो कुल धारिता के लिए होता है C बराबर C1 + C2। अब यहाँ से C1 का मान रखिए 4 आया था और C2 का मान अभी कितना आ गया 2 आया था। अभी आपने देखा ना, जोड़ लीजिए कितना होगा, C बराबर 6 माइक्रोफारड, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्या निकालना था, दूसरा नंबर इसमें पूछा था प्यारे बच्चों यहाँ पे कि 3 माइक्रोफारड तथा 2 माइक्रोफारड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो यही ना निकालना है। तो सबसे पहले 2 माइक्रोफारड में आवेश का मान 0 हो जाएगा। क्या होगा, 2 माइक्रोफारड में जो आवेश चार्ज होगा उसका मान क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे कुल आवेश निकाल लेते हैं। कुल आवेश Q = CV होता है। सूत्र आप सब लोग जानते हैं, Q बराबर CV होता है ना प्यारे बच्चों।
जो सी भी होता है। अब यहाँ से मान रखिए Q बराबर C का मान हम लोग कितना आया 6 माइक्रोफैराड, ये आया ना, ऊपर मान वाला जो निकाले हैं उसी को रखेंगे सब में, ठीक है। अब यहाँ पे V कितना है तो 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट विभवांतर की बैटरी जोड़े थे ना इसमें परिपथ में, आप सबको दिखा दो बाबू, 10 वोल्ट की बैटरी V है, विभवांतर यहाँ पे इसका कितना लिखेंगे, अब जोड़ लीजिए 6 दहिया का 60 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। इस तरीके से इसका आवेश का हम लोग निकाल लिए मान। अब यहाँ से C2 में कुल आवेश हम निकालेंगे, ठीक है। तो C2 में कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर C2 बाई V, C2 बाई V। C2 का मान कितना आया था हम लोग का, 2 आया था। आपको मैं दिखा दूं कितना आया था प्यारे बच्चों, 2 आया था। तो C2 अभी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलाम फैराड इंटू V का मान 10, ये नहीं लिखिएगा आप, 2 गुणे 10 यानी कि Q बराबर 20 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए अतः 6 माइक्रो फैराड तथा 3 माइक्रो फैराड पर आवेश जो होगा समान ही होगा। क्यों, क्योंकि समान आया है अतः 3 माइक्रो फैराड पर आवेश जो होगा 40 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप दोनों को लिख देंगे आराम से। एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ के जाना है बाबू, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एक साल पेपर में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो काफी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। जैसे लिखा है इसमें क्वेश्चन, देखिए बाबू क्या लिखा है कि किसी, पहले तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, तब से समझा रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आराम से आप भी कर लोगे, कोई बच्चा कमजोर है न्यूमेरिकल में फिर भी लगा लोगे बाबू। देखो, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। सबसे पहले तो एक प्रश्न है, ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है 5 नंबर में, और यहाँ पे इसमें पहले थ्योरी पूछ रखा है, और उसी थ्योरी में आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछेगा कि धारा अवयव जो है ना डेल्टा एक्स इंटू आई, यहाँ पे कैप, इसके बाद लिखा है इसमें मूल बिंदु पर स्थित है, तो अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तो अवयव के क्या करना है, कारण जो y अक्ष पर होगा वो 0.5 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यहाँ पे परिणाम क्या होगा, परिमाण पूछा है, सॉरी परिमाण। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, ये जो इसका दिया है मान डेल्टा एक्स का, ये कितने के बराबर है बाबू, तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, तो आराम से पहले सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे यहां से पहले तो पूछा था इसमें ना कि बायो सेवर्ट का यहाँ पे नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख करना है, यानी लिखना है इसमें। सबसे पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं कि बायो सेवर्ट ने क्या नियम दिया था, कि लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश यानी डेल्टा एल, इसी को बोलेंगे, के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि V है, तो चालक में बहने वाली जो धारा I होगी तथा साइन थीटा के समानुपाती m चालक के दूरी के व्युत क्रमानुपाती होगी। इसी को बायो सेवर्ट ने नियम के रूप में लिखा था। तो आपको ऐसे याद कर लेना है क्या याद करोगे कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B, वो चालक में बहने वाली धारा I तथा साइन थीटा के समानुपाती, और यहाँ एवं चालक के दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। ऐसे लिखोगे, अर्थात कह सकते हो इसी चीज को यहाँ पे कि V प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल I, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे किसके समानुपाती होगा प्यारे बच्चों, I के, और यहाँ पे B प्रोपोर्शनल डेल्टा, यहाँ पे L लिख लीजिएगा, और यहीं से B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब यहीं से हम लोग जो B है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, 1/r², इसके दूरी के। इस तरीके से आप आराम से इसको लिख लीजिएगा, और तब से लिखिएगा संयुक्त करने वाला सूत्र क्या हो जाता है B बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो सूत्र दिया है इसको आराम से ये याद कर लीजिएगा, संयुक्त सूत्र वाला, ठीक है। म्यू आई बाई 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में r², यही सूत्र इसका लगेगा जब भी फॉर्मूले अगर पूछते कहीं न्यूमेरिकल, तो ये सूत्र, ये जो है फॉर्मूला आराम से याद कर लेना। अब यहाँ से चलते हैं मतलब कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे कि दिया है इसमें, यानी कि I बराबर 10 एम्पियर और डेल्टा एल जो है 1 सेंटीमीटर लंबाई दिया है दूरी। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 × 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर में। अब यहाँ पे थीटा कितना है, तो
90 अंश हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर जो है दूरी कितना दिया था प्यारे बच्चों, 0.5 मीटर दिया था ना। यहाँ पे जो दूरी है वाई अक्ष पे कितना है, तो 0.5 मीटर। अब यहाँ से सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या हो जाएगा, बायो सेवर्ट के सूत्र के बी बराबर म्यू अपान यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यहाँ पे आई इंटू डेल, यहाँ सॉरी डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अब यहाँ से मान को पुटअप कीजिए क्या हो जाएगा, बी बराबर ये जो है इसका मान 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आई का मान कितना है, तो 10 एम्पियर, और डेल्टा एल का मान 1 है, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा सॉरी इसको मीटर में चेंज किए थे ना, तो इसको 1 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर में हो गया है। अब साइन थीटा का मान 90 था, तो साइन 90 थीटा की जगह रखेंगे, और बटे में आर का मान जो था ये कितना था बाबू यहाँ से देखिए 0.5 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बी बराबर लिखिएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए क्या क्या घट रहा है, इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए ये 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 7 तो 9 हो जाएगा ना अब इसको देखिए, इसको वर्ग कर लेना है, और ये 10 जो है इसको मल्टीप्लाई गुणा करके भाग दे देना इसमें, तो ये ऊपर आ जाएगा शेष। आप कैलकुलेशन करोगे इसका साइन 90 माइनस साइन 90 का मान रख के, तो यहाँ पे 10/25 आ जाएगा, इंटू ये बचेगा कितना शेष 10 के पावर माइनस 7। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे कटा के, तो ये कट जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 5 25, इसको भी कटाइए 0.4 हो जाएगा। इस तरीके से एक पॉइंट इधर ले जाएंगे, तो इसमें 7 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 × 10 की पावर माइनस 8, ये टेस्ला में आ जाएगा, ठीक है। ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। इस तरीके से बाबू आराम से इस न्यूमेरिकल को लगा के जाना है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कितना, तो 4 × 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 सेकंड के यानी सॉरी 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो इसके सर्पी वाला कार कह रहा है इसमें पथ की त्रिज्या बताइए कि क्या होगा। इसमें इसकी सर्पी वाला जो आकार की त्रिज्या है वही निकालना है। इसमें सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करने से पहले ये देखते हैं कि क्या चीज का मान दिया है, इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है ना कि वेक्टर v यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे दिया है इसका कि 0.3 टेस्ला, और यहाँ पे जो वेग दिया है इसका 4 × 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे थीटा का मान दिया है प्यारे बच्चों 60 अंश। यहाँ पे थीटा का मान लिख लेंगे 60 अंश अब यहाँ पे वी नो दैट हम जानते हैं Q = E, यानी कि जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और पृथ्वी की जो मास होता है अर्थ ऑफ मास, ये कितना होता है बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान ये 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो ये मान आपको पहले से याद रखना होगा या पेपर के लास्ट में भी देता है, पेपर का आखिरी जो पोर्शन होता है ना उसके आखिरी पोर्शन में देता है इसका पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है ना, चंद्रमा का, सूर्य का, सबका। अब यहां से देखिए सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या निकालना है। इसमें ये वाला सूत्र लगाइएगा, स्मॉल r = mv × sin θ / qb होता है। क्या रखेंगे, r बराबर mv × sin θ और बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, qb, ये वाला याद रखिएगा। अब यहाँ पे सूत्र का मान रखिए बस, r बराबर क्या रखेंगे, m का मान 9.1 × 10⁻31 गुणे साइन v का मान कितना था, तो 4 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड था ना, तो वही रखे हैं। साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, साइन थीटा का जगह पे 60 अंश, अब बटे में q का मान 1.6 यानी 1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब b का मान जो दिया था कितना, तो 0.3 टेस्ला में दिया था, इसी को रख लिए हम। अब यहाँ से r बराबर इसको सीधे सीधे गुणा करा देंगे 9.1 में 4 से जितना आएगा साइन 60 अंश का मान रख के। अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे 10⁻31 में से 5 घटा लीजिएगा, और ये जो है इसको भी गुणा कर लेंगे 0.3 में 1 से, और ये जो पावर है इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये सीधे हल होके आएगा r बराबर 6 यानी 65.67 गुणे 10⁻7 मीटर में। आप सॉल्व करके देख लेना, खुद से भी कैलकुलेशन करना वरना एग्जाम हॉल में दिक्कत होता है। इस तरीके से अब एक पॉइंट को इधर करेंगे, आगे लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा एक इसमें से, तो r बराबर 6.56 गुणे 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। यही आपका सर्पिलाकार यानी पथ की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या लिखा है इसमें कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका पूछा है ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है इसका। सबसे पहले क्या क्या चीज दिया है इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 हेनरी से प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से। एल बराबर 5 हेनरी लिख लीजिए। अब वी नो दैट यहाँ पे जो धारा बह रही कितने की कुंडली में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए डेल्टा आई, डेल्टा आई बराबर यहाँ पे माइनस में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि 5 एम्पियर की धारा जो है इतने सेकंड में शून्य हो जाती है, इतने सेकंड में शून्य हो जाती है, तो यहाँ पे डेल्टा का यूज करना पड़ेगा। इसलिए बहुत कम अल्प समय का बात है ना यहाँ पे, यानी 0.1 सेकेंड की, इसलिए डेल्टा आई बराबर यहाँ पे माइनस कर लीजिए कितना, तो 5 माइनस शून्य यानी शून्य हो जाती है। अब ये एम्पियर में, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में मतलब 5 में से ये घटाएंगे तो 5 ही होगा, ये माइनस से गुणा होगा तो -5 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ पे समय कितना दिया है, तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड। अब इसी मान को अब सूत्र पे रख के सॉल्व करेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है ई बराबर माइनस में एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से क्या निकालना, ई। अब ई का मान निकालने के लिए अब यहाँ से माइनस में एल, अब यहाँ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एल का मान कितना है, तो ये 5 है, तो 5 रखिए, माइनस में सूत्र है तो माइनस हो जाएगा, अगुणे डेल्टा आई का मान माइनस में है तो माइनस यू भी रख लीजिए, और डेल्टा टी का मान यहाँ से रखिए 0.1 हो जाएगा, माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस, 5 5 25, 25 में 0.1 से भाग करिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 25 में अगर हम 0.1 से भाग करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा 10 पे, यानी कि 250 हो जाएगा, 25 दाम में 250 और वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर लेना। अब एक अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, बहुत हार्ड वर्क किए हैं इसको लिखने में, आप समझ सकते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न लेके आए हैं। क्या लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। और वेरी वेरी आईएमपी 2022 में 20 में 22 में 23 में 24 में आ चुका है, और ये 25 में आने का काफी चांस है। बढ़िया से तैयार कर लेना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसका फॉर्मूला है, पहले तो यहाँ पे थ्योरी समझेंगे, परिभाषा, कि जब चुंबक एवं कुंडली, जब चुंबक और एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति होती है एक दूसरे के, तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज यानी उत्पन्न करता है, यानी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में धारा बहने लगती है। इस घटना को ही हम लोग विद्युत वाहक यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इस तरीके से इस थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा हम इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे अपना अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में, अब इसका हम नियम लिखेंगे। क्या बोला था इसमें कि इसके प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम भी लिखिए। आइए इसके नियम को देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के 2 नियम है। कौन कौन से प्यारे बच्चों, देखिए पहला नंबर लिखिएगा कि जब किसी बंद कुंडली में गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कुंडली के प्रेरित विद्युत यानी प्रेरित धारा बहने लगती है उसमें। इसी को पहला नियम कहते हैं। दूसरा नंबर, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ये होता है दूसरा नियम। आराम से याद कर लीजिए, आज की क्लास जो है बहुत ही खतरनाक है। अगला क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाएगा, जो ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, गारंटी है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा क्वेश्चन को। और सब लोग लाइक और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज बाबू, क्योंकि आपको पूरा केमिस्ट्री अभी तैयारी कराना है। इंग्लिश का तो पूछिए मत, पूरा धुआं उठा देंगे इंग्लिश में। देखिए किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पे डिपेंड करता है, किन कारकों पे निर्भर करता है,
तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स यानी कि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहले नंबर कि फाई बराबर बी डॉट ए कॉस थीटा, इस तरीके से ये सूत्र याद रखना। पहले चुंबकीय क्षेत्र के मान पे कि क्या है इसका मान, दूसरा कुंडली के क्षेत्रफल पे कि कुंडली का जो एरिया है वो क्या है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल के सदिश दिशा के बीच जो एंगल बनेगा कोण, उस कोण पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा लो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लगाओ, क्वालिटी बढ़ा लो, साफ नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा के साफ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अब अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि V जो दिया है इसमें कितना है 282 साइन और इंटू 100 पाई टी यानी कि वोल्ट से प्रदर्शित करता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे स्रोत पर यानी स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा 2000 ओम है। तो ज्ञात करिए क्या क्या बाबू ज्ञात करना है। पहले आराम से इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ के जाना, ठीक है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। पहले पूछ रखा है कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है यानी वर्ग माध्य इसका वोल्टेज का। अगला है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात बताना है इसमें, और तीसरा नंबर पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी ये निकालना है। सबसे पहले तो फिगर समझ लो, ये जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों यही परिपथ है। सी जो है इसमें देखिए धारिता की तरफ 10 माइक्रोफायरड है, 10 माइक्रोफायरड, और ये जो है कितने वोल्ट का हेनरी का प्रेरकत्व लगाया है तो 40 हेनरी का। ये कितने ओम का प्रतिरोध है तो 2000 का, और यहाँ पे भी R1 दिया है यानी कितना है प्यारे बच्चों ये आंतरिक है, आंतरिक प्रतिरोध जो है 2000 का दिया है आंतरिक प्रतिरोध। अब इसमें पहला निकाल लेते हैं कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूल्य क्या मान होगा ये देख लेते हैं। आराम आराम से एक एक मान को पहले निकालना सीख लीजिए, पेपर में कोई बताने नहीं जाएगा ये, क्योंकि फिजिक्स है और हिंदी नहीं है कि कोई बता देगा या आप भी कर लोगे। इंग्लिश में तो मैं ट्रिक बता ही दूंगा, चिंता मत करो। फिजिक्स में भी ट्रिक लेके आ रहा हूं तो चिंता ही करना नहीं है। वीडियो को प्यारा से पहले लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि सर एक फिजिक्स पे ट्रिक से वीडियो बताइए कि कैसे हम कोई क्वेश्चन ना आए तो कैसे करें, हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे। कमेंट कर देना, लाइक कर देना। पहले लिखेंगे इसका पहला मान पूछा था दिया गया, लिखेंगे V इक्वल यानी 282 साइन इंटू 100 पाई टी इतना, और V नॉट यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे 282 लिख लेंगे, ओमेगा का मान 100 यहाँ से निकालेंगे पाई, और L जो है 40 बाई पाई हेनरी 100 प्रेरकत्व हो जाएगा। इसका पहला निकालते हैं VRMS निकालना है। इसका मतलब कि इसी को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, यानी स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य मान बोलते हैं VRMS को। आराम से देख लीजिए, और इसका सूत्र होता है V नॉट अपान अंडर रूट में 2, V नॉट अपान अंडर रूट में 2 होता है। अब मान रखिए V नॉट का मान यहाँ से 282 और बटे में पाई जो अंडर रूट में 2 है ये 2 रहेगा। अब यहाँ से पाई का मान बस रखना है कि 282 और 2 में रूट में 2 है ना, इसका मान होता है 1.41। अब इसको भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये आएगा कितना VRMS का मान यानी कि 200 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि हमारा पहला वोल्टेज का यहाँ पे वर्ग माध्य मूल्य मान आ चुका है। अगला देखते हैं, इसमें 2 नंबर पूछा था कि प्रेरण प्रतिघात निकालिए सर। प्रेरण प्रतिघात को बोलते हैं XL, दर्शाए रहेगा आपको फिगर में, समझ जाइएगा कि प्रेरण प्रतिघात है XL और सूत्र होता है ओमेगा L। इस तरीके से आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कितना मान दिया था प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए 100 पाई यहाँ से और इंटू यहाँ पे L जो है 100 प्रेरकत्व तो यहाँ 40 बाई पाई लिख लेंगे तो 40 बाई पाई हो जाएगा। अब ये पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे और 100 में 40 से गुणा करेंगे 4000 ओम आ जाएगा XL का मान। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल तरीके से XL हमारा आ गया प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। अब इसके बाद से प्रतिबाधा यानी कि Z निकालना है। प्रतिबाधा जब भी आए तो Z निकालना है, इसका सूत्र अलग ही होता है। यहाँ पे अंडर रूट में होता है कैपिटल R का स्क्वायर यानी कैपिटल R का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों धारितीय प्रतिघात का यहाँ पे XC बराबर होता है 1/ωc, ये याद रखना। इसी फॉर्मूले पे पहले इसको निकाल के तब जाके हमारा प्रतिबाधा निकल पाएगा। जब तक धारितीय प्रतिघात नहीं निकलेगा XC तब तक हमारा ये नहीं निकल पाएगा यानी कि Z, क्योंकि XC इसी में है इसके सूत्र में यानी प्रतिबाधा में। अब इसके लिए XC बराबर निकालेंगे 1/ωc। अब 1/ω का मान यानी कि 100 पाई इंटू
सी का मान हम लोग निकाले हैं, कितना है 10/पाई और इंटू 10⁻⁻6। ये हम लोग कन्वर्ट कर लिए, इसको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, क्योंकि मान दिया था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं। 100 में एक मतलब 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना प्यारे बच्चों, 1000। अब ये 10⁻⁻6 ये कट के, क्योंकि हम लोग इसको किस में बदल लिए, अब ये आ गया हमारा पाई थी में, मतलब ओम में, तो इसलिए 1000 हो जाएगा। ये तो हट ही जाएगा अब, इसलिए अब हम लोग प्रतिबाधा निकालेंगे। अब क्योंकि हम लोग का सी का मान निकल गया, यानी कि इसका एक सी का मान हम लोग का 1000 आ चुका है। अब यहाँ से प्रतिबाधा आराम से निकालेंगे और सीधे सीधे दिमाग में नोट करना, जेड बराबर, ये अंडररूट में सूत्र होता है, क्या होता है सर, कि आर का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कर लेंगे ब्रैकेट में, आर का मान कितना दिया था 4000 और 4000 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस एक्स एल का मान हम लोग का कितना आया था 4000, अभी हम लोग अभी निकालते आए हैं ना, माइनस एक्स सी का मान अभी जस्ट निकाले हैं 1000, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब सिंपल तरीके से बच्चा नॉर्मली कैलकुलेशन करता होगा, सिंपल तरीके से कर लेगा यहाँ से। अब चलेंगे पूरे अंडर रूट में लेंगे, ये 4000 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ 3 जीरो है ना, स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 3 जीरो है तो इसका 6 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस है तो प्लस, ये देखिए पहले इसको अंदर अंदर हल कर लीजिए, 4000 में से 1000 घटाइए, 3000 बचेगा, और 3000 पे कितना जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 3 जीरो रहेगा ना, तो इस 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना 9 और ये 6 जीरो, इस तरीके से। अब देखिए इसको अंडर रूट में ले लीजिए, ये देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, 16 को 9 को 25 को हो जाएगा, और ये जो है सेम 6 जीरो रहेगा। अब ये 25 बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, इसमें से 3 जीरो बाहर आ जाएगा, मतलब अंडर रूट से, तो ये 5000 ओम आ जाएगा। इस तरीके से निकालना था। सबको समझ में आया कि नहीं बाबू, तीनों और आराम से इस क्वेश्चन को आप आराम से तीनों जो मान पूछा था इसमें, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग की इसको पढ़ के जाइएगा। सभी प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लगाओ फटाफट से, सभी प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, और वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, जो बच्चे लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों कमेंट भी कर देना। और आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, इस न्यूमेरिकल को आप लोग खुद से पढ़ के जाना, इसका मैं पूरा सलूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आप लोग को HW दे रहा हूं ताकि आप कितने तत्पर हो पढ़ने के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लगाइए, 3 प्रश्न का जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। क्या बोला है थोड़ा समझा देता हूं कि एक समतल विद्युत चुंबकीय का समीकरण E इक्वल 100 कास इंटू 6 इंटू 10⁸ टेस्ला, यहाँ पे प्लस 4x और V/m जो दिया है तो इसे निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहला माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछा है और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछा है। इस तरीके से आप सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लगा के इसको अच्छे से पढ़ के और आना, और मुझसे बताना कि सर आया कि नहीं, नहीं आएगा तो बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो जाते जाते वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना बाबू, और इसका PDF भी हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम में, हो सकता है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं।